तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों हम लोग डीसी मशीन में डीसी मोटर के प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, इन केस ऑफ ए डीसी मशीन द वैल्यू ऑफ लोड करंट एट मैक्सिमम एफिशिएंसी इज। तो डीसी मशीन में मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए जो लोड करंट होती है वो क्या होती है दोस्तों, ये होती है IL इज इक्वल टू अंडर रूट कॉन्स्टेंट लॉस अपॉन आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारी एफिशिएंसी होती है वो होती है आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100। अब दोस्तों हम लोग इनपुट को लिख सकते हैं आउटपुट प्लस लॉसेस, क्योंकि दोस्तों जितना हम इनपुट देते हैं उतना अगर हमें आउटपुट नहीं मिलता है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें कुछ ना कुछ लॉसेस हुए हैं। तो डीसी मोटर में जो हमारा आउटपुट होता है वो होता है EV इंटू IA। तो इसे भी हम लिख सकते हैं EV इंटू IA। और दोस्तों यहाँ पे जो लॉसेस हैं वो हमने लिए हैं वेरिएबल लॉसेस और कांस्टेंट लॉसेस। जो वेरिएबल लॉसेस होते हैं वो हमारे होते हैं IA स्क्वायर इंटू RA। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो EV इंटू IA है इसे हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। तो जब हम इसको कॉमन लेंगे तो हमारा ऊपर जो EV इंटू IA है वो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और ये इसके डिवाइड में चला जाएगा। साथ ही दोस्तों जो हमारे कांस्टेंट लॉसेस हैं इसके भी डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ से IA कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारा मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए, डीसी मशीन की मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए हमें इसे जो है डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू IA। देखिए अगर ये जो 1 है ये दोस्तों हमारा है कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 विद रिस्पेक्ट टू IA। अब दोस्तों IA के सापेक्ष जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो दोस्तों इसका हो जाएगा 1। तो ये बचेगा हमारा RA अपॉन EV। अब दोस्तों ये देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है 1 अपॉन IA। अब दोस्तों अगर हम इस IA को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं IA की पावर -1। इसे हम लिख सकते हैं IA की पावर -1। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये जो -1 है पावर में ये आगे आ जाएगा। उसके बाद इसी पावर में से एक हमारा घट जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं -IA की पावर -2। अब इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन IA की पावर 2। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर ये जो है ये माइनस आया है और ये हमने लिखा है 1 अपॉन IA का स्क्वायर। अब दोस्तों ये 0 के बराबर है, तो दोस्तों इसको हम इधर ले जाएंगे तो दोस्तों हमारी जो इक्वेशन आएगी वो ये आएगी IA स्क्वायर इंटू RA इज इक्वल टू PC। अब देखिए यहाँ पे ये जो करंट है यही हमसे क्वेश्चन में पूछी गई थी कि ये करंट क्या होगी। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं यहाँ पर अंडर रूट कॉन्स्टेंट लॉसेस अपॉन आर्मेचर रेजिस्टेंस, जैसा कि दोस्तों आप लोग यहाँ पर ऑप्शन A देख रहे हैं। चलिए अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द एफिशिएंसी ऑफ ए डीसी मोटर इज नॉट डिफाइंड। तो डीसी मोटर में इनमें से जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से एक ऐसा ऑप्शन है जो कि डीसी मोटर की एफिशिएंसी को डिफाइन नहीं करता है। तो दोस्तों ये हमारा ऑप्शन A जो है वो डिफाइन नहीं करता है। जैसे दोस्तों एफिशिएंसी होती है हमारी आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100। अब देखिए हम यहाँ पर इनपुट को लिख सकते हैं आउटपुट प्लस लॉसेस, जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था अभी। और दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर आउटपुट को किस तरह से लिख सकते हैं, तो आउटपुट को हम लिख सकते हैं इनपुट माइनस लॉसेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बैक EMF इन ए डीसी शंट मोटर एट द इंस्टेंट ऑफ स्टार्टिंग। तो क्वेश्चन हमसे यही पूछा है कि डीसी शंट मोटर में स्टार्टिंग टाइम में जो बैक EMF होता है वो दोस्तों क्या होता है। तो दोस्तों स्टार्टिंग टाइम में जो हमारा बैक EMF होता है वो दोस्तों होता है 0। क्यों? क्योंकि दोस्तों फार्मूला जो होता है हमारा बैक EMF का वो होता है 5PZN अपॉन 60 इंटू A। तो अगर हम बात करें स्टार्टिंग की, तो स्टार्टिंग के टाइम पर दोस्तों जो स्पीड होती है वो हमारी 0 होती है और जो बैक EMF है वो हमारा स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे अगर हमारा बैक EMF द बैक EMF ऑफ ए डीसी मशीन इज 0, तो अगर हमारी स्टार्टिंग में स्पीड 0 होती है डीसी मोटर की, तो यहाँ पर जो बैक EMF है वो भी यहाँ पर 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ए फील्ड कॉइल ऑफ ए शंट मोटर हैज़ ए रेजिस्टेंस ऑफ 45 ओम एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 45 ओम। फाइंड द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द बाइंडिंग एट द एंड ऑफ द रन व्हेन द रेजिस्टेंस इज इंक्रीज टू 48 ओम। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज 0.004 पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर हम इस रेजिस्टेंस को, हमारा ये जो रेजिस्टेंस है वो अगर हमारा इंक्रीज़ हो जाता है 48 ओम, तो हमारा जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा। और हमें यहाँ पर टेम्परेचर कोफिशिएंट दे रखा है अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.004 पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों हम लोग इसको, जैसे कि आप लोगों ने ये जो टॉपिक है ये हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल से आया है। जैसे कि दोस्तों हमारा R1 इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। तो ये जो दोस्तों R1 है, यहाँ से हम ये दोस्तों जो R0 है ये हमारा होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने माना है कि रेजिस्टेंस जो है वो R0 है। तो यहाँ से हम R0 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये वैल्यू निकल के आएगी दोस्तों 41.66 ओम। अब हमें R0 की वैल्यू जो है वो पता लग गई, तो R2 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं R0 के साथ। देखिए R2 इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा टी। तो R2 की वैल्यू हमारी आ गई, R2 की वैल्यू दी हुई थी दोस्तों 48, R0 की वैल्यू यहाँ पर रख दी, 1 प्लस अल्फ़ा की वैल्यू लगाई, और यहाँ पर जो है T2 इसे हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से हमारा जो T2 आएगा वो आएगा 38 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉर्क डेवलप्ड बाय ए मोटर वाइल रनिंग एट 1000 RPM इज 106 न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे दोस्तों हमें टॉर्क की वैल्यू दे रखी है, जो हमारा ये जो दिया है दोस्तों ये है हमारा डेवलप टॉर्क। ठीक है, डेवलप टॉर्क या हम कह सकते हैं इंड्यूस्ड टॉर्क। और हमें यहाँ पर इसकी जो स्पीड दे रखी है वो दोस्तों दे रखी है 1000 RPM एंड द शाफ्ट टॉर्क अवेलेबल इज 100 न्यूटन मीटर। देन द आयरन एंड मैकेनिकल लॉसेस इन वाट्स आर। तो हमें यहाँ पर शाफ्ट टॉर्क भी दे रखा है, तो इस कंडीशन में हमसे यहाँ पर लॉसेस पूछे हैं। दोस्तों आप लोग जानते होंगे जो हमारा पावर होती है वो दोस्तों टाउ इंटू ओमेगा, टॉर्क इंटू स्पीड के इक्वल होती है मल्टीप्लिकेशन के। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग पावर को निकाल सकते हैं। टॉर्क हमें दे रखा है दोस्तों, ये हम इंड्यूस वाली निकाल रहे हैं। ठीक है, तो टॉर्क हमें दे रखा है 106 न्यूटन मीटर। स्पीड जो होती है दोस्तों ओमेगा, वो दोस्तों होती है 2 पाई n/60। तो ये हमने यहाँ पर वैल्यू रखी है। इसके बाद दोस्तों इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी 10,600 पाई/3 वाट। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग निकाल सकते हैं शाफ्ट पावर। जैसे दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे निकाली थी P इंड्यूस्ड डेवलप पावर, यहाँ पे हम निकाल सकते हैं शाफ्ट पावर इसी तरह से। तो हमारे जो टोटल लॉस होंगे वो दोस्तों इसको हम यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी 200 पाई। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सीरीज मोटर इज एन। तो एक डीसी सीरीज मोटर है जिसकी हमें स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी है, उसका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है। दोस्तों इसका ग्राफ होता है हाइपरबोला। आइए देखते हैं। फॉर ए डीसी सीरीज मोटर के लिए दोस्तों जो हमारा टॉर्क होता है T इज इक्वल टू K∅F इंटू IA। अब डीसी सीरीज मोटर में जो हमारी फील्ड करंट होती है, या हम कहें आर्मेचर करंट, या हम कहें ISE, वो दोस्तों सेम रहती है। तो यहाँ पे जो ∅F है वो हमारा IA के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जैसे कि आप दोस्तों देख रहे हैं ∅F इज इक्वल टू KIF, और IF जो है वो IA के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ∅F को हम दोस्तों IA लिख सकते हैं। तो इस वजह से दोस्तों यहाँ पे हमारा टॉर्क जो है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा आई ए के स्क्वायर के। तो यहाँ से हम आई ए की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि होगी √T। अब देखिए दोस्तों, ई बी इज इक्वल टू होता है हमारा K∅N। अब यहाँ पर फाई जो है वो हमारा करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और करंट इसमें सेम रहती है, तो इसे भी हम लिख सकते हैं आई ए। तो यहाँ से आप देख रहे हैं एन और आई ए में जो रिलेशन है वो दोस्तों यहाँ पर है हमारा इन्वर्सली, तो एन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आई ए। और आई ए जो है वो दोस्तों हमारी टॉर्क के इक्वल है, जो कि √ में टॉर्क है। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारा ग्राफ बनेगा वो दोस्तों ये बनेगा, और इस ग्राफ को हम बोलेंगे हाइपरबोला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द ऑपरेशन ऑफ मिलिंग मशीन द फॉलोइंग मोटर इज यूज्ड। तो दोस्तों मिलिंग मशीन के ऑपरेशन के लिए हम कौन सी मोटर का यूज़ करेंगे? दोस्तों हम करते हैं डीसी शंट मोटर का। मिलिंग मशीन्स रिक्वायर्ड कांस्टेंट ऑपरेशन स्पीड। तो जो मिलिंग मशीन होती है वो दोस्तों एक कांस्टेंट स्पीड मतलब उसका जो ऑपरेशन होता है वो कांस्टेंट स्पीड पर होता है, उसे कांस्टेंट स्पीड हम चाहिए होती है। लो स्टार्टिंग टॉर्क, तो डीसी शंट जो मोटर है उसका स्टार्टिंग टॉर्क लो होता है, और जो डीसी सीरीज मोटर है उसका स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। वी यूज़ डीसी शंट मोटर फॉर द ऑपरेशन ऑफ मिलिंग मशीन। तो मिलिंग मशीन के लिए हम कौन सी मोटर यूज़ करते हैं? डीसी शंट मोटर। अब आइए हम लोग यहाँ पर इसके कुछ यूजेस देखते हैं। तो इसका यूज़ हम करते हैं लॉन्ड्री वॉशिंग मशीन में, ग्राइंडर्स में, स्मॉल प्रिंटिंग प्रेस में, पेपर मेकिंग मशीन में और मेटल कटिंग मशीन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई कंडक्टिंग Swinburne's टेस्ट ऑन ए डीसी मशीन द फॉलोइंग लॉसेस कैन वी डिटरमाइन। तो दोस्तों स्विनबर्न जो टेस्ट होता है उससे हम कौन से लॉसेस जो हैं वो डिटरमाइन कर सकते हैं? दोस्तों इससे हम करते हैं कांस्टेंट लॉसेस को डिटरमाइन। स्विनबर्न टेस्ट इज एन इनडायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग ऑफ ए डीसी मशीन। तो डीसी मशीन का ये एक इनडायरेक्ट मेथड होता है हमारा स्विनबर्न टेस्ट। इन दिस टेस्ट डिटरमाइन नो लोड लॉस और कांस्टेंट लॉस। तो यहाँ पे हम लोग नो लोड लॉस या फिर हम कह सकते हैं कांस्टेंट लॉस को हम लोग यहाँ पर डिटरमाइन कर सकते हैं स्विनबर्न टेस्ट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीरीज मोटर्स हैव ए रिलेटिवली। जो सीरीज मोटर होती है वो दोस्तों रखती है हाई स्टार्टिंग टॉर्क। डीसी मशीन का जो टॉर्क होता है वो हाई होता है, स्टार्टिंग टॉर्क उसका हाई होता है। डीसी सीरीज मोटर हैव रिलेटिवली हाई स्टार्टिंग टॉर्क। तो यहाँ पे हमने एक डीसी सीरीज मोटर यहाँ पर दिखाई है, जिसकी दोस्तों यहाँ पर ये हमारे टर्मिनल है जिससे हम वोल्टेज को अप्लाइड करेंगे। तो यहाँ पे अब डीसी सीरीज मोटर में दोस्तों जो करंट होती है वो हमारी सेम रहती है इसमें। तो यहाँ पे जो हमारा टॉर्क होता है वो होता है KF × IA। फ़ाई जो है वो हमारा IA के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे जो टॉर्क होगा वो हमारा हो जाएगा IA का स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो हमारी सीरीज मोटर होती है उसका क्या क्या यूज़ है। तो इसे हम लोग क्रेन में भी यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में यूज़ करते हैं, साथ ही दोस्तों वैक्यूम क्लीनर होता है उसमें भी हम डीसी मोटर का यूज़ करते हैं। कौन सी? सीरीज मोटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए डीसी शंट मोटर द टॉर्क डेवलप्ड इज 15 न्यूटन मीटर एट 10 एम्पियर ऑफ लोड करंट। तो जो हमारी डीसी शंट मोटर है उसमें 10 एम्पियर की करंट पर जो टॉर्क डेवलप हो रहा है वो दोस्तों हो रहा है 15 न्यूटन मीटर। इफ़ द लोड करंट इज डबल, यदि हम लोड करंट को दोगुना कर दें तो इस कंडीशन में जो है वो टॉर्क क्या होगा? तो I1 हमें दे रखी है 10 एम्पियर। उस कंडीशन में दोस्तों जो हमारा टॉर्क है वो है 15 न्यूटन मीटर। यदि हम करंट को दोगुना कर दें तो टॉर्क क्या होगा? तो टॉर्क इक्वल टू होता है KF × IA। तो यहाँ पे टॉर्क जो है वो IA के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसमें एक रिलेशन दोस्तों बन सकता है कि T2/T1 = IA2/IA1। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग जो है T2 को निकाल सकते हैं, जिसकी दोस्तों वैल्यू निकल के आएगी 30 न्यूटन मीटर। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करंट ड्रॉन बाई ए 220 वोल्ट डीसी मोटर ऑफ आर्मेचर रेजिस्टेंस इज 0.5 ओम एंड द बैक ईएमएफ इज 200 वोल्ट इज। तो हमें यहाँ पर करंट पूछी है, आर्मेचर करंट पूछी है। तो डीसी मोटर के लिए दोस्तों हमारी जो इक्वेशन होती है वो ये होती है, वी टी इज इक्वल टू ई बी प्लस आई ए आर ए। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग आई ए निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 40 एम्पियर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 4 पोल डीसी मोटर इज लैप बाउंड विद 400 कंडक्टर। एक 4 पोल की डीसी मोटर है जिसमें लैप वाइंडिंग की गई है और इसमें जो कंडक्टर हैं वो दे रखे हैं 400। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देखिए, पोल हमें दे रखे हैं 4, कंडक्टर हमें दे रखे हैं 400 और ये बाइंडिंग कौन सी है, लैप बाइंडिंग। द पोल शू इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है पोल शू। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है 20 सेंटीमीटर, इसे जब हम मीटर में 20 मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2 मीटर। एवरेज फ्लक्स डेंसिटी ओवर वन पोल पिच इज 0.4 टेस्ला। तो ये जो हमें फ्लक्स डेंसिटी दे रखी है वो बी दे रखी है, इज इक्वल टू 0.4 टेस्ला। द आर्मेचर डायमीटर बीइंग 30 सेंटीमीटर। तो अब इसका जो आर्मेचर है उसका जो डायमीटर है वो दे रखा है 30 सेंटीमीटर। इसे मीटर में चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0.3 मीटर। फाइंड द ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप्ड व्हेन द मोटर इज ड्राइविंग 20 एम्पियर एंड रनिंग एट 1500 आरपीएम। तो यहाँ पे दोस्तों हमें करंट दे रखी है 20 एम्पियर और जो स्पीड दे रखी है हमें वो दे रखी है 1500 आरपीएम। अब यहाँ पे हमसे पूछी है ग्रॉस मैकेनिकल पावर, तो दोस्तों ये हमारी होती है EV इंटू IA। अब यहाँ पे दोस्तों हमें ज़रूरत क्या है, दोस्तों हमें रिक्वायर्ड है यहाँ पर B इंटू, जैसे कि दोस्तों फाई इज इक्वल टू होता है V इंटू ए, फाई इज इक्वल टू V इंटू ए। तो यहाँ पे हमें करंट तो पता है, आर्मेचर करंट दोस्तों पता है, लेकिन हमें EB बैक EMF नहीं पता है। तो इसे फाइंड कर लेंगे हम लोग यहाँ से। तो EB को फाइंड करने के लिए दोस्तों हमें किसकी ज़रूरत पड़ रही है, यहाँ पर फ्लक्स की। फ्लक्स की यहाँ पे जब हमको ज़रूरत पड़ रही है तो इसे हम निकालेंगे दोस्तों, फाई इज इक्वल टू V इंटू ए से। तो इसकी वैल्यू दोस्तों कुछ ये इस प्रकार आएगी। यहाँ पे दोस्तों फ्लक्स की वैल्यू ये आएगी, लेकिन अभी हमको चाहिए फ्लक्स पर पोल। तो इसे हमें जो है पोल से डिवाइड करना होगा, जो कि 4 दे रखे हैं। इसकी वैल्यू दोस्तों निकल के आएगी 0.01884। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रख सकते हैं। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों जो बैक EMF की वैल्यू आएगी वो आएगी 188 वोल्ट। अब हम निकाल सकते हैं यहाँ पर ग्रॉस मैकेनिकल पावर, जो कि होती है हमारी EB इंटू IA। EB की वैल्यू हमें दे रखी है 188 वोल्ट और दोस्तों IA की वैल्यू भी हमें दे रखी है 20 एम्पियर। तो यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी 3760, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 3.76 किलोवाट। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए गिवन टॉर्क रिड्यूसिंग द डाइवर्टर रेजिस्टेंस ऑफ ए DC सीरीज मोटर। देखिए जो डाइवर्टर रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा है उसकी वैल्यू को अगर हम कम कर देते हैं तो इससे क्या होगा। तो दोस्तों जो हमारी करंट है वो रेजिस्टेंस जिधर कम होता है उधर चली जाती है, ठीक है। शॉर्ट सर्किट पाथ को करंट जो है वो फॉलो करती है। तो यहाँ पे करंट जो है वो रेजिस्टेंस को हम कम कर रहे हैं तो करंट हमारी ज़्यादा होगी। इससे जो हमारी फील्ड करंट है वो दोस्तों हो जाएगी कम, क्योंकि सीरीज फील्ड वाइंडिंग में हमारी जो करंट होती है वो दोस्तों हमारी होती है ISC, और यही हमारी सेम रहती है हमारी IA में। तो टॉर्क जो होता है दोस्तों वो हमारा होता है फाई एफ इंटू IA। तो डाइवर्टर रेजिस्टेंस लगाने से दोस्तों होगा क्या कि हमारी जो IA जो करंट है, आर्मेचर करंट, वो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगी कम। जो फ्लक्स जो हमारी IF जो फील्ड करंट है वो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगी कम। इसकी वजह से जो हमारा जो फील्ड फ्लक्स है वो दोस्तों हो जाएगा कम। अब देखिए दोस्तों, फॉर कांस्टेंट टॉर्क, अगर हम बात करें कांस्टेंट टॉर्क की, कांस्टेंट टॉर्क के लिए दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे फॉर्मूला देख रहे हैं, T इज इक्वल टू K
फाई और IA। अगर हमें टॉर्क को कांस्टेंट रखना है तो हमारा यहाँ पर फ्लक्स जो है वो कम हो रहा है। जब फ्लक्स कम हो रहा है तो हमें करंट को बढ़ाना होगा। तो यहाँ पर करंट की क्या होती है, हमारी डिमांड होती है। यहाँ पर डिमांडिंग मोर करंट आर्मेचर करंट, डिमांडिंग मोर आर्मेचर करंट। तो दोस्तों टॉर्क को कांस्टेंट रखने के लिए जो हमारा फ्लक्स है वो कम हो रहा है, इसलिए हमारी जो आर्मेचर करंट की जो डिमांड है वो यहाँ पर ज़्यादा हो जाती है। दोस्तों दूसरी कंडीशन यहाँ पर जो है वो ये है कि जो स्पीड होती है वो हमारे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्लक्स के, फाई के। तो फाई यहाँ पे कम हो रहा है तो इसकी वजह से जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन बी है, इंक्रीज इट्स स्पीड। तो स्पीड यहाँ पर दोस्तों देखिए स्पीड जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। वही दोस्तों मोर आर्मेचर, डिमांडिंग मोर आर्मेचर करंट, तो यहाँ पे जो है आर्मेचर करंट की ज़्यादा डिमांड हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टार्टर इन डीसी मोटर। डीसी मोटर में जो स्टार्टर होता है उसका क्या यूज़ है, उसे हम क्यों यूज़ करते हैं। दोस्तों इसको हम लोग करते हैं लिमिट द आर्मेचर करंट टू इट्स रेटेड करंट। फंक्शन ऑफ स्टार्टर इन डीसी मोटर टू लिमिट द स्टार्टिंग करंट। तो दोस्तों जो स्टार्टिंग करंट होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, इसे लिमिट करने के लिए हम लोग यहाँ पर स्टार्टर का यूज़ करते हैं। तो जो दोस्तों इक्वेशन हमारी होती है डीसी मोटर में वो होती है हमारी VT इज इक्वल टू EB प्लस IA इंटू RA। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं IA इंटू RA इज इक्वल टू VT माइनस EB। तो यहाँ से हम लोग जो है आर्मेचर करंट को निकाल सकते हैं VT माइनस EB अपॉन RA। तो दोस्तों ये फार्मूला यहाँ पर यही लिखा हुआ है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, हमारी जो स्पीड होती है वो 0 होती है और जो स्पीड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे EB के। तो जब ये दोस्तों 0 हो गई तो हमारा जो बैक EMF है वो भी हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो EB है वो 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो अब जब हमारा यहाँ पर वोल्टेज जो है EB 0 हो गया तो यहाँ से हमारा जो वोल्टेज है वो हमारा ज़्यादा है यहाँ पर। तो स्टार्टिंग करंट भी दोस्तों यहाँ पर हमारी ज़्यादा होगी और जो रेजिस्टेंस है वो दोस्तों यहाँ पर हमारा कम है। अब दिस करंट इज़ वेरी हाई, ये जो दोस्तों करंट है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होगी। तो इस करंट को हमें लिमिट करना है। तो लिमिट हम दोस्तों कर सकते हैं रेजिस्टेंस को ऐड करके। तो स्टार्टर में हमारे कई सारे रेजिस्टेंस जो होते हैं वो हमारे ऐड होते चले जाते हैं। इसकी वजह से दोस्तों जो करंट है वो हमारी रिड्यूस हो जाती है। तो इसकी वजह से जो आर्मेचर है वो हमारा यहाँ पर, आर्मेचर में जो करंट है वो हमारी यहाँ पर लिमिट हो जाती है। द स्पीड ऑफ ए डीसी शंट मोटर मे बी वेरीड बाई वेरिंग। तो जो डीसी शंट मोटर होती है उसकी जो स्पीड है उसे हम किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसे हम कर सकते हैं फील्ड करंट से, सप्लाई वोल्टेज से और आर्मेचर सर्किट से भी। देखते हैं दोस्तों EB जो दोस्तों होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारा होता है, जैसे कि दोस्तों फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा ही है, EB इज इक्वल टू 5PZN अपॉन 60 इंटू A। दोस्तों इसे हम लिख सकते हैं K ओमेगा 5। और EB जो होता है वो हमारा इक्वल होता है VT माइनस IA RA। दोनों को दोस्तों हम लोग बराबर रख देते हैं। तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू आएगी वो दोस्तों ये आएगी कि ओमेगा इज इक्वल टू VT अपॉन K5 BT माइनस IA। ठीक है, ये दोस्तों जो है वो हमारा वटे में है और ये हमारा VT माइनस IA है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है फील्ड करंट। तो फील्ड करंट की दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो दोस्तों ये है हमारा फ्लक्स। दूसरा है दोस्तों यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज। तो ये दोस्तों आप देख रहे हैं ये VT है हमारा सप्लाई वोल्टेज। और तीसरा है दोस्तों आर्मेचर सर्किट। तो आर्मेचर सर्किट में दोस्तों हमारा ये जो है रेजिस्टेंस है ये IA इंटू RA। तो ये हमारा हो जाएगा आर्मेचर सर्किट मेथड। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा 1 2 3। इन द केस ऑफ DC शंट मोटर वी ऑब्टेन स्पीड बिलो नॉर्मल स्पीड। तो DC शंट मोटर में तो जो हमारी दोस्तों DC शंट मोटर है
इसमें जो हमारी स्पीड होती है, अगर हमारी बेस स्पीड है तो उससे हम बिलो स्पीड क्यों ऑप्टेन करते हैं। तो इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखते हैं, वाई वी यूज़ बिलो द बेस स्पीड इन द आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड। तो आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड में हमारा जो मोटर होती है उसकी जो स्पीड होती है वो बेस स्पीड से कम हम लोग क्यों ऑप्टेन करते हैं। तो इसका रीज़न देखते हैं दोस्तों। जैसे कि दोस्तों हमारा जो रिलेशन होता है स्पीड और टर्मिनल वोल्टेज में, वो दोस्तों हमारा होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब दोस्तों ये जो BA2 है, ये दोस्तों आर्मेचर के पास जो वोल्टेज आएगा वो आएगा तो इसी टर्मिनल वोल्टेज से ही। तो यहाँ पे दोस्तों W2 अपॉन W1 VA2 अपॉन VA1 ये यहाँ पर फार्मूला बन जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर एग्जांपल के लिए बात करें तो ये जो VA1 है इसे हमने दोस्तों सेम रखा है, ठीक है, ये 200 वोल्ट इसे हमने सेम रखा है। और जो दोस्तों हमारा VA2 है इसे हम लोग यहाँ पर इंक्रीज़ कर रहे हैं, जिसे हमने यहाँ पर 250 वोल्ट रखा है। स्पीड दोस्तों हमने यहाँ पर रखी है 1000 RPM। तो इस कंडीशन में अगर हम स्पीड निकालें तो दोस्तों वो क्या आएगी, वो दोस्तों आएगी हमारी 1250 RPM, जो कि दोस्तों हमारी ओमेगा 1 थी हमारी 1000 RPM, और इस ओमेगा 2 जो है वो हमारी यहाँ पर आई है 1250 RPM, जो कि इससे ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम BA1 को तो दोस्तों हमने उतना ही रखा है 200 वोल्ट। इस बार दोस्तों जो BA2 है उसे हमने यहाँ पे चेंज कर दिया है 180 वोल्ट, और स्पीड को दोस्तों हमने वही रखा है। तो इस कंडीशन में जो हमारी स्पीड आएगी वो हमारी आएगी 900 RPM, जो कि दोस्तों हमारी बेस स्पीड से कम है। तो यहाँ पे अब देखते हैं दोस्तों, टू गेट स्पीड एबव द बेस स्पीड वी रिक्वायर VA इज ग्रेटर देन B रेटेड। तो अगर हम स्पीड जो है वो बेस स्पीड से ज़्यादा चाहते हैं तो हमें जो है VA को ज़्यादा रखना होगा आर्मेचर B रेटेड से। ड्यू टू दिस आर्मेचर वाइंडिंग इंसुलेशन में गेट डैमेज। तो इससे क्या होगा, अगर हम रेटेड वोल्टेज से अगर हम ज़्यादा वोल्टेज रख देते हैं तो इससे जो हमारी आर्मेचर वाइंडिंग है उसकी जो इंसुलेशन है वो दोस्तों डैमेज हो सकती है। तो दोस्तों इसका कारण यही है वाई आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल। तो आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल में जो हमारी स्पीड होती है वो बेस स्पीड से कम रखी जाती है इन केस ऑफ DC शंट मोटर।